नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Vision 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान पर हुई एटीएस की कार्रवाई का फुटेज सामने आया है और इस फुटेज के जरिए हम आपको एटीएस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि कैसे संदिग्ध आतंकी फैजान आखिर पकड़ा गया। एमपी एटीएस ने अल सुबह 3 बजे फैजान के घर पर दबिश दी थी। पहले बाइक पर एटीएस का जवान फैजान के घर पहुंचा और फिर बाइक का इंडिकेटर देकर पीछे आ रहे फोर्स को सिग्नल दिया। 4 कार में सवार एटीएस सिविल ड्रेस में फैजान के घर के सामने पहुंच गए। आतंकी फैजान के पास हथियार होने की आशंका थी, लिहाजा कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पुलिस जवान बंदूकों के साथ भी मौजूद थे। एटीएस ने फैजान के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही एटीएस ने कमरे में फैजान की हिरासत में उसे ले लिया। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल एनआईए की रेड में हिज़्ब उर तहरीर के आतंकी पकड़े गए थे। एनआईए को उस समय फैजान का भी इनपुट मिला था, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने के चलते एनआईए ने फैजान पर कार्रवाई उस दौरान नहीं की थी। एनआईए ने मध्य प्रदेश एटीएस को फैजान पर नजर बनाकर रखने के निर्देश दिए थे। एनआईए से मिले इनपुट के बाद पिछले कुछ महीनों से एटीएस लगातार फैजान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जिहादी पोस्ट के चलते एटीएस ने फैजान को घर में धर दबोचा। फैजान एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था। फैजान से पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद सोमवार को मोहन कैबिनेट के विस्तार के आसार हैं। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले बीजेपी विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सुबह 9 बजे राजभवन में रामनिवास रावत को शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी अब आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संभावनाएं आप तलाशते रहिए। इधर अटकलें यह भी कि अमरवाड़ा उपचुनाव के मतदान के पहले प्रत्याशी कमलेश शाह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा रामनिवास रावत के मंत्री बनने के अटकलों पर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज भरे लहजे में शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के साथ दगा न करें, जो डील हुई थी वो दिख रही है। वहीं बीजेपी ने कहा यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, जब भी विस्तार होगा आपको सूचना दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। इस लिहाज से 4 पद अभी खाली हैं। अब यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है कि अगर विचार किया होगा तो जरूर होगा। सर, आप लोगों को इस बारे में कोई सूचना दी गई? नहीं, कोई सूचना। सर, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कल अटकलें तेज हैं। कल रामनिवास रावत को शामिल किया जा सकता है। दिल्ली से परमिशन ली गई, ये चर्चा चल रही है। जी, आपका काम है अनुमान लगाना, इस पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरी तरफ से रामनिवास रावत जी को बधाई। और ऐसी खबर मुझे भी प्राप्त हुई है कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। तो जो भी उनकी डील हुई थी ये सब करने से पहले, तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता से सही समय पर सही निर्णय होते हैं और ऐसा कुछ होगा तो पुनः लिए जाएंगे। राजधानी रायपुर में अजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक दूसरे से मिले। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक अनौपचारिक चर्चा हुई। इस चर्चा को लेकर भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अनौपचारिक चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने सीएम साय से कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछा। इस बारे में सीएम साय ने कहा बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार देखने को मिलेगा। मैं भी विष्णु जी से एक बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहें। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिव के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिव की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीकरण की मांगों को पूरा किया जाएगा और उनके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने गजमाला से उनका किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। पंचायत सचिव दिवस है तो पूरे प्रदेश भर के 10,000 से ज़्यादा सचिवों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उनकी एक मांग है शासकीकरण का, वो हम लोगों की मोदी की गारंटी में वो शामिल है। और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीकरण के लिए एक समिति का गठन होगा। रायपुर के जोड़ा स्थित कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडपम में रविवार को प्रदेश स्तरीय कृषि सलाहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम में ड्रोन दीदियों से मुलाकात कर ड्रोन का प्रदर्शन देखा और उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझा और देश के गाँव, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए सहकार से समृद्धि का आह्वान करते हुए पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिससे लघु वनोपजों की खरीदी और तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा। मिलजुल कर अपने सपनों को साकार करना, सहकारिता की भावना हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। सदियों से हम लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। और इस सब का उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देखने को मिलता है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किए हैं। एमपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद भोपाल में 2 दिनों तक कांग्रेस के पुनर्निर्माण को लेकर मंथन हुआ। पहले दिन की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं को गुस्सा भी लीडरशिप पर जमकर फूटा। कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों ने लिखित में यह शिकायत की कि फूल छाप कांग्रेस की वजह से चुनाव हारे हैं। भीतरघातियों पर शिकायत के बावजूद संगठन ने एक्शन नहीं लिया। चुनाव में बड़े नेताओं के दौरे नहीं मिले। संगठन की तरफ से आर्थिक सहयोग तक नहीं मिला। ऐन मौके पर बूथ पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भाग गए। वहीं दूसरे दिन की बैठक में कांग्रेस ने 7 समितियां बनाकर दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी। इससे साफ है कि कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस अपनी कोशिशों में कामयाब होती है तो ये तय है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इन कोशिशों से इत्तेफाक नहीं रखती। विधानसभा के प्रत्याशियों से बैठक हुई और बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। जिले से हर विधानसभा के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन सुझावों के ऊपर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और जितने हमारे प्रभारी जी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के या जितने सीनियर लीडर्स हैं, वो उन सारे सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। निश्चित ही उसका एक आने वाले समय में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहली बार प्रदेश के 1099 मंडलों के अध्यक्ष शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि संकल्प लिया है कि चुनाव में 80% के ऊपर बूथ जीते हैं, बाकी बचे 19% बूथों को आगामी चुनाव में जीतने का लक्ष्य रखा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेताओं को अहंकार से दूर रहने और लगातार प्रवास करने की नसीहत दी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंदबुद्धि के बालक हैं, वह अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए और न ही सही तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन पाए। हमने 80% से ऊपर बूथ जीते, जो 19% के करीब बचे उन्हें आगामी समय में जीतने का संकल्प, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के साथ और मैदान में उतरेगी। इस संकल्प के साथ
हमारी कार्यक्षमता आज पूरी हुई है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने अहंकार को समाप्त करके नर्मदा जी की जो प्रेरणा लगातार शाश्वत रूप से यही भाव लेकर इस कार्यकारिणी से जाएं। गांधी जी बालक बुद्धि है, अभी तक परिपक्व नहीं हुए और न अभी तक ढंग से नेता प्रतिपक्ष बने हैं। भोपाल में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और पूर्व मंत्री जबान सिंह पवैया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जनता ने 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, फिर भी ये सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, इनका अहंकार देखो। सिंधिया ने राहुल गांधी को कहा कि जमीन पर जाकर असलियत पहचाने फिर बयान दे। वहीं पूर्व मंत्री जबान सिंह पवैया ने कहा कि हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं। अयोध्या नाम से लोकसभा में कोई सीट नहीं है, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा। जिस कांग्रेस पार्टी के 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला है, असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, जनता ने इनको 1 बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है। असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। अयोध्या हम जीते हैं, डंके की चोट पर जीते हैं और फैजाबाद सीट है वो 2 जिलों को मिलकर बनने वाली एक लोकसभा सीट है। वहाँ के सामाजिक समीकरणों में हम ढांचा टूटने के बाद भी एक बार चुनाव हारे थे। अयोध्या हम नहीं हारे हैं, ये नैरेटिव देश में सेट करने के लिए कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि बजट सत्र खत्म होती नरसिंह घोटाले की सियासी तपिश महसूस नहीं होगी, लेकिन सदन के बाद अब सड़क पर बवाल शुरू हो गया। यूथ कांग्रेस ने गधे के साथ नरसिंह घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। न सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रही विजयलक्ष्मी साधो ने भी IBC 24 से खुलकर बातचीत की। बातचीत में ये दावा किया कि घोटाले की शुरुआत तो कमलनाथ सरकार के आने के पहले ही हो चुकी थी, यानी 2018 के पहले भी कांग्रेस सरकार के फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी थी। इसके बाद साल 2020 में फिर सरकार बनने के बाद बीजेपी ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी जो सिर्फ कागजों पर थे। दरअसल विजयलक्ष्मी साधो को IBC 24 पर यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि बजट सत्र के दौरान बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने यह दावा किया था कि जब कमलनाथ सरकार गिर रही थी तब बतौर मंत्री विजयलक्ष्मी साधो फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने वाली फाइलों पर दस्तखत कर रही थी। उधर बीजेपी कह रही कि कांग्रेस अपना सियासी एजेंडा नरसिंह घोटाले के जरिए सेट कर रही। शिक्षा सत्र में भी मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल मिला। उस वक्त तो हमने जो इन्हें नियम बनाए थे, ऑनलाइन जो किए थे, हमने कम से कम 125 से 150 की मान्यता रद्द की। कांग्रेस के पास सब बचा नहीं है कुछ, तो अपने हार की खींच को मिटाने, अपने नाकारा नेतृत्व पे पर्दा डालने, उन पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह और समीक्षा जो कांग्रेस में चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस एक ऐसे विषय को उठा रही है जिस पर बहस हो चुकी, जिस पर कांग्रेस के पास ना कोई तर्क थे ना कोई जवाब थे और कांग्रेस स्वयं बैकफुट पे नजर आई। छत्तीसगढ़ सरकार सभी ग्राम पंचायतों में जल्दी महतारी सदन बनाने जा रही है। अब इसकी चर्चा गुजरात में भी होने लगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि जल्दी गुजरात के अधिकारी योजना का अध्ययन करेंगे और फिर योजना को लागू करने की संभावना पर विचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान वे महतारी सदन से काफी प्रभावित हुए, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदल बीजेपी सरकार इसका श्रेय ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं विभिन्न विषयों को समझने के लिए गुजरात गया था। वहाँ पर छत्तीसगढ़ का यह अभिनव प्रयास महतारी सदन, जिसमें पंचायतों में माताओं बहनों को विशेष रूप से व्यवस्था उनके बैठने के लिए दी जा रही है, उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई। हमारी सरकार की योजनाओं को नाम बदल के वाहवाही लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी सरकार में सभी समूह की माता बहनों को उनके हाथों को मजबूत करने का काम किए और सशक्त बनाने का काम किए।
मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान जोर शोर से चल रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग जिलों में जाकर पौधारोपण कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम ने इंदौर में पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे, जहां बिजासन माता मंदिर के पास बीएसएफ कैंप में 80,000 पौधे लगाए गए। जिले में अगले 14 जुलाई तक लगातार पौधारोपण कार्यक्रम जारी रहेगा और 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रेवती रेंज पर एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि हरियाली की चादर जो इस ओजोन परत के लिए आवश्यक है, उसके लिए यह अभियान जरूरी है। इंदौर में 51 लाख पौधारोपण का यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं। 51 लाख पेड़ लगाने का जो निर्णय इंदौर ने किया है, इंदौर जो करता है वो अद्भुत करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया और पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। उसमें से 51 लाख अकेले इंदौर ने तय किया है। मेरी अपनी ओर से देवी अहिल्या की मां नगरी इंदौर को बधाई। तो इंदौर में 51 लाख पौधारोपण के महाअभियान चल रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के बॉर्डर पर दिन रात सेवा करने वाले बीएसएफ के जवान निभा रहे हैं। ये जवान रेवती रेंज और बीएसएफ कैंपस में बड़ी संख्या में पौधारोपण वो कर रहे हैं और सभी बीएसएफ जवानों को इन पौधों को पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। स्कूली बच्चों के साथ बीएसएफ अधिकारियों ने पौधारोपण किया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर क्लीन सिटी, लेकिन हम ग्रीन सिटी में भी नंबर 1 बनने के लिए और अग्रसर हो रहा है और इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे बीएसएफ के जवान और अधिकारी, क्योंकि 80,000 पौधे जो है वो बीएसएफ रेंज में लगाए जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी निभाएंगे और आप देखेंगे तमाम बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 60 से ज़्यादा एकड़ में 80,000 पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस प्लांटेशन जो ट्रायल है उसमें सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और चूँकि हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवान जो कि देश की सीमा की रक्षा करते हैं, वो अब धरती माँ की भी उसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ पौधे लगा देना ही एक अपने आप में बात नहीं होती। उस पौधे को पेड़ बनाना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आप देखेंगे बीएसएफ के साथ में तमाम ये जो छोटे बच्चे हैं ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन बच्चों के साथ में इन स्कूली छात्रों और बच्चों के साथ में बीएसएफ ने प्लांटेशन किया है। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में के शर्मा सर है। सर, इन बच्चों के साथ में अपने स्कूल के बच्चों के साथ में जो प्लांटेशन किया है, कहीं ना सही मायनों में तो वैसे देश की सीमा के प्रहरी आप लोग हैं ही, रक्षा करते हैं, लेकिन अब ग्रीन सिटी बनाने में भी आप लोगों ने बेड़ा उठाया है, क्या कहेंगे सर? ये जो मौका है ये बहुत ही एक समाज को शिक्षा देने वाला मौका है और बच्चे क्योंकि हमारे देश का भविष्य हैं, तो इनको इस मुहिम के साथ जोड़ के हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करें और आने वाले कल को बेहतर बनाएं। ये स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, हम इनसे बात करेंगे। और मैम, ये बच्चों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वे अभी से समझें कि कैसे प्रकृति से जुड़ाव करना है। इन बच्चों ने कितने पौधे यहाँ पर लगाए हैं और आगे क्या लक्ष्य? सर, अभी हमने आज 50 पौधे लगाए हैं। हमारा 5,000 पौधों का अभियान है जो हम 14 जुलाई तक वृक्षारोपण महोत्सव जो हम मना रहे हैं इंदौर में, वन महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में हम लगाएंगे। 51 लाख पौधे कैसे लगेंगे वो मैंने आपको बताया कि इन छोटे बच्चों के कंधों पर एक बड़ा भार है और उन्होंने बता दिया कि इससे वो पूरा कैसे करने वाले हैं। कैमरा से नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। जबलपुर में नगर निगम की विधि शाखा में कानूनविदों की बड़ी तादाद है और इसके बावजूद नगर निगम से जुड़े 1200 मामलों में से 400 से ज़्यादा प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। अगर निगम के अधिकांश मामलों में समय पर जवाब पेश नहीं किया है और सबसे ज़्यादा भवन शाखा के 87 और स्थापना विभाग के 85 प्रकरणों में जवाब पेश नहीं किए गए। इसके अलावा संपदा शाखा के 35, अतिक्रमण शाखा के 22, कॉलोनी सेल के 14, बाजार विभाग के 18 और राजस्व विभाग के 10 प्रकरण भी ऐसे हैं जिनमें कोर्ट में निगम की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में निगम आयुक्तों को न्यायालय से जुर्माना तक लग चुका है। इसके बावजूद कानून के दरबार निगम के जिम्मेदार खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, पुराने समय का जो पुटअप था वो तो नहीं कह सकते कि किस तरीके से पुटअप किया गया और क्यों कॉस्ट लगी, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद के केसेस लग रहे हैं उसमें पूरी जानकारियों के साथ ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रकरण को। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण हुआ था, वो उस समय तक फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी के तर्ज पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेगी। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर निकले। जबलपुर, विदिशा, खरगोन और पन्ना में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। इस दौरान यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखी बन रहा था। जबलपुर में गढ़ा फाटक के शंकर घी भंडार से रथ यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा में 11 रथ शामिल हुए। श्रद्धालु रथ के आगे सोने से बनी झाड़ू से रास्ता साफ करते चल रहे थे। खरगोन की धार्मिक नगरी महेश्वर, विदिशा और दारदा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की यहां पर धूम देखी गई। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों की संख्या में रायपुर के साथ ही राज्य के बाहर से श्रद्धालु रथ यात्रा के उत्सव में शामिल होने पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने छेरा पहरा की रस्म भी अदा की। यात्रा के कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता और श्रद्धालु पहुंचे। राजनांदगांव शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े। धमतरी में भी 120 सालों से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। इसके चलते शहर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा, अभिषेक और महाआरती के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भाटापारा का 121 साल पुराना प्राचीन जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा यहाँ से 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पूरी धाम से चंदन काठ की लकड़ी से बनी मूर्ति को लाकर स्थापना किया गया था और मंदिर की प्रसादी कभी भी यहाँ कम नहीं पड़ती। जगदलपुर में हर साल की तरह इस साल भी गोंचा महापर्व मनाया गया और इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 3 अलग अलग रथ में सवार होकर शहर में निकले। रथ यात्रा गोल बाजार चौक, मिताली चौक से मां दंतेश्वरी मंदिर होते हुए सिरासार भवन पहुंचे और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। नेत्रोत्सव कार्यक्रम हुआ जिसमें भगवान इसके पहले चंदन यात्रा रूप में बनाए थे। 15 दिन तक बीमार थे। औषधि देने के बाद नेत्रोत्सव हुआ जिससे भगवान आंख खोले और नेत्रोत्सव कार्यक्रम बनाया गया और 9 दिन तक ये अपने मौसी के घर में निवासरत रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।